Okay, so we'll continue with more questions on gravitation in this session. तो लास्ट सेशन में 11th नंबर तक हमारा हुआ था. So we'll start with next question now. Very interesting question, by the way. A boy can jump to a height h on a ground level. What should be the radius of a sphere of density d such that on jumping on it he escapes out of the gravitational field of the sphere? तो ऐसा है, ग्राउंड लेवल पे when the boy jumps, the boy reaches to a maximum height h. तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होता है, राइट? तो आई विल राइट दिस एज इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स. अगर आपको याद होंगी तो यू राइट दिस एज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू जीरो, a की वैल्यू माइनस g क्योंकि द बॉय इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, s की वैल्यू आएगी h. तो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, आपको मिलेगा 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. तो आपको मिलेगा u स्क्वायर इक्वल टू 2gh. तो u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, राइट? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, what should be the radius of sphere? मैं मान लेता हूं कि radius of sphere is r, right? Such that on jumping on it he escapes out from the gravitational field. तो यू नो एस्केप होने के लिए एस्केप वेलोसिटी से जंप करना पड़ेगा. तो आपको पता है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2gm/r. जब किसी भी एक प्लैनेट के या अर्थ के सरफेस से किसी ने जंप किया है and so that the guy, I mean the boy in this case escapes, तो escape velocity कितना होता है root of 2gm/r from the surface of a sphere या earth. हमको पता है mass is volume into density, so I'll call this equation number 1 by the way. फिर escape velocity equal to under root of 2g/r. volume is 4 by 3 pi r cube और डेंसिटी को डी से डिनोट किया है तो डी से डिनोट कर देते हैं, डजंट मैटर रियली, इंटू डी. तो ये आप जब सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट इज वीई इज इक्वल टू, ओके, 8g पाई, ये r कैंसिल तो ऊपर r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर डी अपॉन 3 इनसाइड रूट, ऐसा बचने वाला है. ओके, इक्वेशन नंबर 2. बट अगर आप क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा है तो वन थिंग दैट यू विल नोटिस इज ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, देखो द गाय इज जंपिंग फ्रॉम द सरफेस. तो जो जिस वेलोसिटी के साथ जंप कर रहा है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. अगर ये इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी हो गया तब जाके वो जंप कर पाएगा, एस्केप हो पाएगा, सॉरी. तो द आइडिया इज initial velocity of jump should be equal to escape velocity so that the boy can escape. इसका मतलब u should be equal to ve. इसका मतलब under root of 2gh should be equal to under root of 8g pi r square d by 3. Okay, right. So good. तो अब ऐसा है, what we can do is squaring on both sides. हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड्स पे तो मिल जाएगा 2gh इक्वल टू 8g पाई बाय 3r स्क्वायर t. 1 सा 4 सा. हमें इंटरेस्ट है r फाइंड करने में क्योंकि r ही पूछा है हमसे, तो हमको मिल जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 3gh अपॉन 4g पाई इंटू t. तो यहाँ से मिल जाएगा r इक्वल टू 3 by 4 pi
okay, then gh upon gd रेज टू हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया। ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना था, दोनों को इक्वेट करना है एंड डन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग around the earth in circular orbit at some height above the surface of earth. It takes 5.26 into 10 power 3 seconds to complete a revolution, while its centripetal acceleration is 9.92 meter per second square. Height of satellite above the earth surface is. इजी क्वेश्चन है, दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, एक आप खुद को करना है आपको। हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, ओके, राइट, सम हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो h, और ये h हमको फाइंड करना है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब इट टेक्स 5.26 into 10 power 3 seconds टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, मतलब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन दिया है आपको, टाइम पीरियड दिया है 5.26 into 10 power 3 seconds। आपको पता है कि whenever an object is in circular motion the object must have centripetal force, या फिर आप बोल सकते हो whenever an object is in circular motion it has centripetal acceleration, and that centripetal acceleration is given as 9.92 meter per second square, और आपको रेडियस ऑफ अर्थ दिया है 6.37 into 10 power 6 मीटर, राइट। तो व्हाट वी नो इज, हमें पता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r होता है, ओके। स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू दैट टू द पोजीशन वेयर सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, स्मॉल r। और हमको पता है टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और हमको ये भी पता है दैट distance in one revolution is 2 pi r, or velocity is, let us say, v, okay, good। So what we are supposed to find out is height। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे पास सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय r, और हमारे पास लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और हमारे पास यहाँ पे है v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई t, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, therefore AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r, तो 1 बाई r, 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ऐसा आएगा, राइट, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग v देयर। तो कैंसल कैंसल, राइट, तो आपको मिल जाएगा स्मॉल r इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू ए सी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। स्मॉल r आपको पता है इट इज कैपिटल R प्लस h इक्वल टू टी स्क्वायर ए सी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो आपको h मिल जाएगा टी स्क्वायर ए सी बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस r। टी स्क्वायर टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, टाइम पीरियड इज 5.26 into 10 power 3, तो उसका स्क्वायर कर लो। तो आई एम जस्ट डूइंग इट ऑन कैलकुलेटर, बट यू आर सपोज्ड टू यूज लॉग टेबल और यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट सम ट्रिक्स भी है, बट यू आर सपोज्ड टू डू इट। 5.2 का स्क्वायर 5.26 का स्क्वायर रफली आता है 27.66 into 10 power 3 का स्क्वायर 6, okay, just a minute, let me make some space, we don't want to put everything very close together, तो थोड़ी जगह बना ही लेते हैं, राइट। तो AC की वैल्यू दी है 9.92 अपॉन 4 पाई स्क्वायर,
4 पाई स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू दी है 6.37 इंटू 10 पावर 6। तो सबसे पहले तो 10 पावर 6 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आई विल बी लेफ्ट विथ 27.66 इंटू 9.92 अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस 6.37 इंटू 10 पावर 6। ओके, तो you can do some kind of rough calculations here. जैसे 9.92 is roughly 10 और 4 pi square is roughly 40, तो ये 1 जा ये 4 जा 27.66 by 4 ये आता है अराउंड 6.53 के आसपास आता है ये। दिस इज roughly 6.53 minus 6.37 into 10 power 6, मतलब ये रफली आ गया 0.16 इंटू 10 पावर 6 को 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 लिखता हूँ। 10 पावर 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको आंसर किलोमीटर में चाहिए, so we want the answer to be in kilometers, that's why. So this is nothing but 160 और 10 पावर 3 ये टर्म मीटर का किलोमीटर देगा, तो रफली 170 किलोमीटर आपको आंसर मिलेगा, विच इज राइट। तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करके देता हूँ, बट you should know how to do this kind of calculations. Okay, so first of all I am repeating the question for you. हमारे पास एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है at some height. The time it takes to complete one revolution is 5.26 into 10 power 3 seconds, while the centripetal acceleration is 9.92. हमको height find करना है, तो centripetal acceleration AC is v square by r, equation number 1. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम पीरियड मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम, तो डिस्टेंस भी मैं लूंगा, हाउ मच इज द डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन इज 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी इज v। तो यहाँ से हमको मिल गया v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी। ये v की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट होगी, तो हमको सिंप्लीफाई करते करते मिल जाएगा स्मॉल r एज टी स्क्वायर ए सी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, बट स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h, तो h हमको मिल गया टी स्क्वायर ए सी अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R। देन वी सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज। अब मैं सिर्फ कैलकुलेशंस करके बता रहा हूँ, वैसे जो कैलकुलेशंस मैंने करके दिए थे दिस वर नॉट रॉन्ग, वो अप्रोक्सीमेटली सही था, बट एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो एग्जैक्ट आंसर हम लोग कर लेंगे। सिक्स पॉइंट 95 minus 6.37. Okay, so just a minute. 27.66 multiplied by 9.92 divided by 4 into 3.14 into 3.14. Right. So while doing exact calculations, this is turning out to be roughly 170 kilometer. 160 ही आ रहा है, तो what we did was actually correct. Next question. What should be the angular speed of Earth so that bodies lying on the equator may appear weightless? तो जो भी बॉडी इक्वेटर पे है वो वेटलेस होने के लिए what should be the angular speed of Earth? I'll tell you this by two different methods. Method number 1, आपको याद होगा, this is Earth, this is equator. अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे यहाँ पे है, तो द एंगल दिस ऑब्जेक्ट मेक्स विद द सेंटर, मतलब इक्वेटर से कितना ऊपर है, इक्वेटर से कितना नीचे है, दैट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड फाई। ओके, फिर अगर आपको याद होगा, अगर अर्थ रोटेट नहीं हो रहा है, इफ द अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, तो द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल m mass is gravitational force, which is weight mg downwards towards the center. आपको पता है weight is always towards the center.
राइट, ओके। बट इन रियलिटी अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ रोटेट हो रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है तो ये मास m जो है ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा विथ रेडियस स्मॉल r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे होगा FCP। ओके, तो दीज आर टू फोर्सेस, दो फोर्स है एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट जाएगा इन सम डायरेक्शन। लेट अस से दिस इज रिजल्टेंट विच इज mg phi। mg phi क्यों? क्योंकि ये दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पे है, मतलब दे आर नॉट पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब उन दोनों में 0 या 180 डिग्री एंगल नहीं है। इसमें mg और इसमें क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड नहीं होता तो वो मैं नेक्स्ट मेथड में बताऊंगा। बाय द वे, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई है, और ये एंगल फाई है तो इन दोनों वेक्टर्स में एंगल 180 माइनस फाई है। सो इफ यू रिमेंबर इन थ्योरी क्लासेस, हमने थ्योरी क्लासेस में क्या किया था? हमने थ्योरी क्लास में बोला था कि mg फाई का रिजल्टेंट है ये दो वेक्टर्स। तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर आपको पता है, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट कैसे निकाले जाते हैं? अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू cos ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि थ्योरी में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है g phi इक्वल टू g, where g is value of accident due to gravity at poles minus r omega square cos square phi। राइट, मैंने सिर्फ ये आपको रिकैप दिया है। इस क्वेश्चन की शुरुआत इस इक्वेशन नंबर 1 से होती है। तो अगर आपको याद है, जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, मतलब विथ लैटिट्यूड हाउ वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसा है कि अर्थ पे आप कहीं पे भी हो, टू फील वेटलेस, मास तो जीरो नहीं होता, तो वेट जीरो होने के लिए जी की वैल्यू जीरो होगी। सो टू बी वेटलेस, टू बी वेटलेस, जी फाई हैज टू बी जीरो। बट जी फाई क्या है? g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू जीरो। बट एट इक्वेटर आपको पता है, बट एट इक्वेटर यू ऑलरेडी नो, इक्वेटर पे फाई की वैल्यू जीरो होती है। therefore you should be writing g minus r omega square cos square 0 should be equal to 0. Therefore you will get g equal to r omega square, and therefore you should be getting omega is equal to under root of g by r. अब आपको बोला है क्वेश्चन में कि g की वैल्यू 10 लेनी है, तो 10, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना। तो बाय सिंप्लीफाइंग, ये नीचे दो जीरो और ये 10 पावर 3 मतलब 10 पावर 5, ये 10 पावर 5 ऊपर जाएगा, तो 10 पावर 1 ऑलरेडी है, माइनस 5 होगा तो 10 पावर माइनस 4 अपॉन 64, दैट इज 10 पावर माइनस 2 रूट ऑफ 64 इज 8, 1 by 8 is 0.125 into 10 power minus 2 मतलब 1.25 into 10 power minus 3, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये है मेथड 1। मेथड 2 इज वेरी सिंपल। मेथड 2 में क्या करना है आपने? मेथड 2 में यू ऑलरेडी नो, सो दिस इज अर्थ, दिस इज इक्वेटर। हमारे पास जो बॉडी है वो इक्वेटर पे ही है, तो जब अर्थ रोटेट होगा तो ये बॉडी भी रिवॉल्व होगा इन अ सर्कल विथ रेडियस सीधा कैपिटल आर विच इज रेडियस ऑफ अर्थ। और बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा जो आउटवर्ड्स है। तो आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आई मीन बेसिकली यू शुड ऑल्सो नो कि टुवर्ड्स सेंटर फोर्स होता है mg।
mg is the force which is towards center, centrifugal is the force which is outwards। आपको पता है कि weight is balanced by centrifugal force, तो mg is basically balanced by centrifugal force, and centrifugal force आपको अभी अभी मैंने बताया that it is mr omega square या फिर mv square by r। okay, so it is mr ओमेगा स्क्वायर, बट आर कौन सा, कैपिटल आर, क्योंकि सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, क्योंकि ये सीधा सीधा इक्वेटर पे होने की वजह से कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यू विल राइट दिस एज एम आर ओमेगा स्क्वायर। कैंसल कैंसल, तो डायरेक्टली यहाँ से ओमेगा मिल गया रूट ऑफ जी बाई आर। अभी ये हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखे हैं, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू कैलकुलेशंस अगेन। द होल आइडिया इज, या तो आप बोलो दैट वी नो हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज विद लैटिट्यूड, फिर इक्वेटर पे है तो फाई की वैल्यू जीरो डालो, फिर बोलो वेटलेसनेस फील होने के लिए जी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, सॉल्व करते जाओ, या फिर सीधा सीधा बोलो कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इक्वेटर वेट इज डायरेक्टली बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे तो एक स्टेप में आंसर आता है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा हुआ है, तो इट इज रिपीटेड बाय मिस्टेक। This is repeated by mistake. This question is pending. 15 number question is pending. The value of G on the surface of Earth is 9.8 meter per second square. The radius of Earth is 6400 kilometer. The average density of Earth in kilogram per meter cube is. तो सिंपल है, हमको पता है acceleration due to gravity G is Gm by r square on the surface of Earth बोला है, इसलिए मैंने कैपिटल R square लिखा है, राइट। हमको पता है that mass is nothing but volume into density, and we know that volume is 4 by 3 pi r cube into density rho। ये और ये cancel हो गया। Therefore what you can do is you can find out density का formula from here, 3g upon 4g pi r, ऐसा आएगा। Then you know that the value of g is 6.67 into 10 power minus 11 अपॉन 4। जी की वैल्यू मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया है, दैट इज ऊपर जो है वो स्मॉल जी है, नीचे जो है वो कैपिटल जी है, दैट्स द ओनली मिस्टेक। एनीवेज, तो 3 इंटू 9.8 अपॉन अपॉन 4 इंटू जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11 पाई, और कैपिटल आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है, 6400 पर 5 मीटर में आएगा मतलब, राइट। तो रफ कैलकुलेशन आप कर सकते हो इफ यू वांट, तो रफ कैलकुलेशंस दे आर इजी इजी, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। देखो ऐसा है कि नीचे जो 6.67 है और जो पाई है, यू शुड नो 6.67 इंटू 3 इज रफली 20, रफली 20 की बात कर रहा हूँ मैं, रफली रफली, ओके। तो 6.67 into pi, this will give you 20 roughly 20, और ऊपर 9.8 को मैं 10 मान लेता हूँ, तो 10 वन जा ये और ये कैंसिल होके 2 जा, है ना। मैंने क्या किया, 6.67 into 3 is roughly 20, नीचे पाई है, तो 6.67 into pi is 3.14, तो 6.67 into pi is roughly 20, ऊपर 9.8 है, तो 10 मान लिया, तो 1/2। इससे मेरा क्या फायदा हुआ, द एडवांटेज दैट वी हैव हियर इज सिंपल थिंग। अब ऐसे है नीचे 4 इंटू 2 8 बचा, और 64 ये ऑलरेडी 8 स्क्वायर है ना, और 4 इंटू 2 और एक 8 है, तो आई कैन राइट दिस एज 3/8 क्यूब। 4 इंटू 2 इज 8 एंड 64 इज 8 स्क्वायर, और नीचे के जो पावर है 10 पावर माइनस 11 एंड प्लस 5 10 पावर माइनस 6, ऊपर आके 10 पावर प्लस 6 हो जाएगा, ओके। तो 1/8 क्यूब इंटू 3 इंटू 10 पावर 6, 1/8 इज 0.125, तो क्योंकि मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ तो फिर मैं ये जो 3 है इसको ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं हम लोग,
So we can write this 3 outside bracket as well. और 1/8 जो है that is 0.125 इसका क्यूब इंटू 3 इंटू 10 पावर 6. 0.125 का क्यूब you can do it easily. I want you to find out how to do it easily. Okay, तो वो आप खुद करोगे ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है. तो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.001953 इंटू 3 इंटू 10 पावर 6. मैं रफली भी कर सकता हूँ. तो रफली करोगे तो यू विल गेट this as 0.001728 something like that. वो आप खुद करोगे. That's my expectation from you. But in any case मैं क्या करूँगा अब, this I will write as 1. देखो the thing is हमारे पास आंसर है 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. तो मैं क्या करूँगा, मैं 0.00193 इंटू 3 इंटू 10 पावर 3 और इंटू 10 पावर 3, क्योंकि 10 पावर 3 ही चाहिए आंसर में. तो वो 10 पावर 3 6 को मैंने स्प्लिट कर दिया. 0.00193 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज नथिंग बट 0.00585859 इंटू 10 पावर 3. मतलब ये आपका आ गया इन शॉर्ट अराउंड 5 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा आपका 5.29 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्वेश्चन सिंपल है. द ओनली थिंग इज अबाउट कैलकुलेशन. सिर्फ रो का फॉर्मूला बना लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड कैलकुलेट करते रहो. ओके, गुड. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट क्वेश्चंस. ये 15 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट सेट था. सॉरी, दिस 15 क्वेश्चन का असाइनमेंट सेट था. इसमें से सिर्फ एक 6 क्वेश्चन पेंडिंग रखा है, दैट विल बी टेकन लेटर. सो now we'll start with the next set. First question of the next set. Infinite bodies each of mass 3 kg are situated at distances 1, 2, 4, 8 meter respectively on the x-axis. The resultant intensity of gravitational field at the origin will be. तो ऐसा है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपके पास जो मासेस है वो 3 kg के मासेस है सारे के सारे. पहले को आपने रखा है 1 मीटर पे, दूसरे को आपने रखा है 2 मीटर पे, फिर आपने रखा है 4 मीटर पे, फिर आपने रखा है उसको 8 मीटर पे, सो ऑन सो फोर्थ. तो यहाँ पे 3 kg का मास है, यहाँ पे भी 3 kg का मास है, यहाँ पे भी 3 kg का मास है, यहाँ पे भी 3 kg का मास है, सो ऑन सो फोर्थ. राइट. अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन विल बी. ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे फील्ड इंटेंसिटी कितना है. तो अभी अभी आज के ही सेशन में या फिर प्रीवियस सेशन में मैंने आपको फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे आर एग्जैक्टली लाइक एनालॉगस कॉन्सेप्ट्स. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय जी एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर. राइट. तो टोटल इंटेंसिटी एट ओरिजिन, ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला है. ये एक मास के लिए फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर का फॉर्मूला है. टोटल इंटेंसिटी क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ मास, मैं नाम देता हूँ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. सो इंटेंसिटी ऑफ टोटल इंटेंसिटी एट ओरिजिन will be intensity due to mass at A plus intensity due to mass at B plus intensity due to mass at C and so on. तो जितने भी masses है सारे के सारे का एडिशन होगा, वहां पे आपको इंटेंसिटी मिलेगा. ओके, therefore you can write this as, फॉर्मूला पता है जी एम बाय डिस्टेंस स्क्वायर. पहले का डिस्टेंस है 1 स्क्वायर, है ना. पहला मास कहाँ रखा है 1 पे. दूसरा जी एम अपॉन 2 स्क्वायर, फिर जी एम अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो इसमें से मैं जी एम कॉमन निकाल लेता हूँ. 1 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 बाय 16 एंड सो ऑन. अब m की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो 3g
1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 एंड सो ऑन। हमको पता है ये जो सेकेंड टर्म हमारे पास आ रहा है, फैक्ट जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, बट 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus so on, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इज अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म जिसको हम लोग ए से नोट करते हैं, इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म with first term a equal to 1 and common ratio r equal to 1 by 4। तो कॉमन रेशियो 1 बाई 4 है और फर्स्ट टर्म जो है 1 है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है। कॉमन रेशियो क्या होता है? कोई भी दो एडजेसेंट, मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट, 1 बाय 4 बाय 1 इज 1 बाय 4, 1 बाय 16 बाय 1 बाय 4 इज 1 बाय 4। तो दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करते हो, दैट इज कॉमन रेशियो। गुड। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब व्हाट एल्स वी शुड नो? अगर हमारे पास फाइनाइट टर्म्स होते, फाइनाइट मतलब जैसे 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 64, खत्म। फाइनाइट नंबर, 4 टर्म, 5 टर्म, 10 टर्म, 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स, आप गिन सकते हो, उसको फाइनाइट बोलते हैं। सो फॉर अ फाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फॉर अ फाइनाइट, अब मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आगे से जीपी लिखूंगा, आई एम टू लेजी टू राइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर अ फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, sum of first n terms is, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं आपके समझने के लिए, राइट? नहीं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि इन्फिनाइट टर्म्स के सम क्या आता है। तो n टर्म्स जब होता है तो Sn इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r, राइट? करेक्ट। ओके। फॉर n इक्वल टू इंफिनिटी हमारे पास आएगा s इंफिनिटी इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस r। बट हमको पता है हमारे केस में r की वैल्यू क्या है, 1 बाई 4 है हमारा जो केस है। देयरफॉर r रेज टू इंफिनिटी आएगा 1 रेज टू इंफिनिटी अपॉन 4 रेज टू इंफिनिटी। 1 का जो भी पावर हो आंसर 1 होता है। 4 रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, क्योंकि 4 रेज टू 1 इज 4, 4 रेज टू 2 इज 16, 4 रेज टू 3 इज 64, 4 रेज टू 4 इज 256। तो ऐसा 4 रेज टू इंफिनिटी लेंगे तो इंफिनिटी आएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आता है। इसलिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज ए, तो ये टर्म 0 हो गई, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं। तो a अपॉन 1 माइनस आर। इफ यू वांट आप सारे स्टेप्स, मतलब ये पूरा आप स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्टली बोल सकते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट, नहीं, सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r। हमारे पास a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1 बाय 4 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 बाय 3। देयरफॉर हमको जो टोटल इंटेंसिटी निकालना था आई जीरो एट ओरिजिन, वो क्या था? हमने देखा ये आई जीरो क्या था, 3g इंटू दैट ब्रैकेट 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16, और ये 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 64, हमारे पास क्या आया, 4 बाई 3 आया। 3 कैंसल, तो आंसर इज 4g। तो यू हैव total intensity at origin to be 4g, right? तो क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। You just have to pay little bit of attention on how to do this question. Next question. The gravitational field due to a mass distribution is, तो gravitational field intensity जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, वैसे gravitational field intensity is k by x cube in the x direction, k is constant. Taking the gravitational potential to be zero at infinity, its value at a distance x is। देखो आपको याद होगा जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होता है और अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना होता है तो आप डेरिवेटिव लेते हो। अगर आपको वेलोसिटी दिया है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप इंटीग्रेट करते हो। ओके। सिमिलरली अगर आपको
पोटेंशियल दिया है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक या ये पोटेंशियल ग्रेविटेशनल भी हो सकता है, राइट। तो यू हैव बीन गिवन ईदर, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है या तो फिर ग्रेविटेशन की बात हो रही है। तो अगर आपको पोटेंशियल दिया है और आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप डेल ऑपरेटर यूज करते हो, जो मैंने वन ऑफ माय लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि डेल ऑपरेटर क्या है ये, राइट। ओके, अगर आपको E दिया है, मतलब फील्ड इंटेंसिटी दिया है, तो और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो आप इंटीग्रेट करोगे विद नेगेटिव साइन। पोटेंशियल दिया है, फील्ड निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो डेरिवेटिव लेते हैं, डेल ऑपरेटर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट करते हैं। ये जो फॉर्मूलाज है ये एज इट इज ग्रेविटेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं, तो यू कैन यूज द सेम फॉर्मूलाज फॉर ग्रेविटेशन आल्सो। हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दिया है, उसको ई से डिनोट किया है, बस इतना ही है। हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल इज माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स, इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। माइनस ई, ई इज के बाई एक्स क्यूब डी एक्स। के कांस्टेंट है तो मैं के को बाहर निकाल लेता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स विद नेगेटिव साइन, क्योंकि 1/x क्यूब था तो न्यूमरेटर में आने के बाद x रेज टू -3 होगा। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला ऑफ x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन, इट इज x रेज टू n प्लस 1/n+1। तो हमारे पास n की वैल्यू -3 है, तो यह आएगा हमारे पास माइनस के x रेज टू -3 प्लस 1/-3+1, मतलब k x रेज टू -2/-2, और ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k/2, एक्स रेज टू -2 नीचे गया तो एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल मिल गया k/2 एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी। सिंपल, सिर्फ इंटीग्रेट करना था, दैट्स इट, नथिंग एल्स, इतना ही करना था हम लोगों को, सिंपल सिंपल। ओके, गुड। सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे। अगले क्वेश्चन जो है दैट विल बी, we will take more questions in the next session.